नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आप देख रहे हो पीडी ग्रुप यूट्यूब चैनल और मैं हूं आदित्य शोरा और हम हमारे लेक्चर को फिर से आगे बढ़ाने वाले हैं जो हमने पिछली बार जहां पर छोड़ा था। पिछली बार हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने सेक्शन 5, 6, 7 को कवर करा था और हमने उसके बारे में अच्छे नोट्स और हमने उसको अच्छे एग्जाम्पल के साथ डिटेल में समझ लिया था कि उसके अंदर क्या क्या चीज इन्वॉल्व होती है और हमने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिए थे। आज हम वाई से आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सेक्शन 8, 9, 10 और 11 को समझेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे, नोट्स बनाएंगे। तो आप पूरी वीडियो देखिए, आपको सेक्शन 8, 9, 10, 11 अच्छे समझ में आ जाएगा। अब ये जो हमारे सेक्शन पढ़ने वाले हैं, ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी क्योंकि ये सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। सेक्शन 8 और 9 जो है वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं और पूछे भी जाते हैं तो किसी अदर क्वेश्चन के साथ में पूछे जाते हैं। इतना इसके अंदर इतना मटेरियल नहीं है। और बाकी जो हमारा सेक्शन 10 और 11 है उसके ऊपर सेपरेट शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है। तो इसकी आज की वीडियो में हम सेक्शन 8 और 9 को हमारे लॉ से रिलेटेड पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ में कैसे काम आएगा और किसी जगह पॉइंट पे हमसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे। और सेक्शन 10 और 11 जो है वो हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और नॉलेज के हिसाब से दोनों के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप लोग नोट्स अपनी कॉपी तैयार रखिए और हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हम बेरेट की लैंग्वेज से नहीं पढ़ेंगे कि बेरेट में क्या दे रखा है और जो वर्ड्स दे रखे हैं हम उसके हिसाब से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बेरेट की लैंग्वेज हमारे लिए डिफिकल्ट भी पड़ती है और उसको एक तरीके से हमें रटना पड़ता है, समझ हम नहीं पाते हैं क्योंकि पूरा डिटेल में आपको 3 से 4 बार को रटना पड़ेगा। उसके बाद आपको उसकी समझ निकाल के समझना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगी। पर मैं आपको शॉर्ट में सही चीजें समझा दूंगा ताकि आपकी नॉलेज के लिए बने रहेगी, ताकि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या इंटरव्यू आपके हो रहा हो तो आपके लिए बेनिफिशियल हो और एग्जाम में भी मार्क्स कवर करने के लिए आप उनको उस सारे पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं एग्जांपल्स और इनके जरिए। तो जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है जिसको हम अभी ले रहे हैं वो है सेक्शन 8। सेक्शन 8 कहता है ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर। अब जो ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर है ये हमारे बेरेट की लैंग्वेज है और इसको हम अदर वर्ड्स में कहते हैं इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफर। मतलब कुल मिलाकर सेक्शन 8 के अंदर दे रखा है कि जब अगर हम कोई ट्रांसफर करते हैं तो उस ट्रांसफर की वजह से हमारे जो ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी है और जो बाकी उन दोनों की लाइफ है उनके अंदर क्या इफेक्ट होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफर। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं उदाहरण देता हूं, आप और मैं हूं, आपके पास एक प्रॉपर्टी है जो अभी आपका फिलहाल घर है, वो आपकी प्रॉपर्टी जो आपके नाम पर, आप उसको पूरा एंजॉय कर रहे हो, आपको उसके अंदर कंस्ट्रक्शन करना आप कर सकते हो, आपको किसी को बेचना है तो बेच सकते हो, आपको उसके अंदर तोड़फोड़ करनी तो आप कर सकते हो और आपको उस घर के अंदर एंजॉयमेंट करना मतलब पार्टीज करनी है या कोई भी फंक्शन अरेंज करना तो आप कर सकते हो। कुछ समय के बाद अगर आप वही घर, आपकी जो प्रॉपर्टी आपने वो मुझे ट्रांसफर करी है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, हमने लीगल तरीके से वो ट्रांसफर करी है, तो क्या वो ट्रांसफर करने के पास जो सारे राइट्स आपके पास थे वो सारे राइट्स मेरे पास आ जाएंगे? हाँ, तो ट्रांसफर जब हम किसी प्रॉपर्टी को करते हैं तो वो सारे राइट्स मेरे पास आ जाएंगे। जो आपके पास मेरे राइट्स थे, आपने ट्रांसफर मुझे करी तो सारे राइट्स किसके पास आ जाएंगे? मेरे पास आ जाएंगे। मतलब एंजॉयमेंट करना है, घर बेचना है, आगे किसी को घर बनाना है, तोड़फोड़ करनी है, ये सारे राइट्स किसके पास है? सारे राइट्स मेरे पास है। अब आपके पास कोई भी राइट नहीं रहेगा। मतलब कि ट्रांसफर की वजह, ट्रांसफर का इफेक्ट क्या हुआ कि राइट्स भी ट्रांसफर हो गए। दूसरा पॉइंट, आपका अगर वो घर है तो आपकी कुछ लाइबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर जब आपने लिया, उसे जब बनाया तो हम बनाने में अधिकतर क्या करते हैं, हम मेजर जगह, मैक्सिमम जगहों पर लोन लेकर घर को बनाया जाता है, तो वो आपकी लाइबिलिटी हो गई कि आपको उस लोन को उतारना है। या फिर आपको उस घर का बार बार टैक्स भरना पड़ता है। वो हमारे जो 30-30 साल में हमें जो हमारे प्लॉट्स होते हैं उनका हमें टैक्स भरना पड़ता है नगर पालिका में, वैसे ही हमें हमारे हाउस का टैक्स भरना पड़ता है। जो हमारा वाटर सप्लाई आती है उनका हम क्या बोल सकते हैं, वाटर सप्लाई का बिल, हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और सारे बिल्स हमें पे करने पड़ते हैं। तो ये सारी लाइबिलिटीज भी मेरे ऊपर आ जाएगी ट्रांसफर होने के बाद। मतलब कि इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर का मेजर इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपके राइट्स और लाइबिलिटी जो आपकी है उस प्रॉपर्टी की, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के बाद वो राइट्स और लाइबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। और दूसरा जो हमारा मेजर इस सेक्शन 8 के अंदर, बेरेट के अंदर एक वर्ड यूज करा गया है फोर्थविथ का मतलब होता है इमीडिएटली। मतलब जिस पल, जिस टाइम पर वो ट्रांसफर होकर वो प्रॉपर्टी आपके नाम से मेरे नाम पर हुई, जिस टाइम वो प्रॉपर्टी आपसे मुझे ट्रांसफर हुई, उसी टाइम से राइट्स और लायबिलिटीज भी मुझे ट्रांसफर हो जाएगी। बिल्कुल भी देरी नहीं हो गई। अगर जिस टाइम से वो प्रॉपर्टी मेरी है उसके बाद से वो अगर उसमें कुछ हो जाता है, उसे जितने भी बिल्स है, जितने भी राइट्स है, वो सारे मेरे पास ट्रांसफर हो जाएंगे। अब जो हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 9, वो 2 मिनट में आप समझ जाओगे उसको। जो हमारा जो हेड है उसी से आपको सिंपल तरीके समझ में आ जाएगा। 2 मिनट आपको सुनना है, ना नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी चीज को आपको वापस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सिंपल सा हमारा सेक्शन है। सेक्शन 9 कहता है ओरल ट्रांसफर।
अब आप बोलोगे कि यार ट्रांसफर है, हम किसी चीज को एक व्यक्ति दूसरे इंसान को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो वो ओरल केस है, मतलब ओरल का फिर बात तो प्रूफ ही नहीं रहेगा। तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, फ्रॉड हो गया, तो आप उस ओरल ट्रांसफर में प्रूफ कैसे लाओगे? तो ऐसा है कि ओरल ट्रांसफर जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं, हम किसी भी इनमूवेबल प्रॉपर्टी का ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं, बस उसके अंदर रिटर्न ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं हो, मतलब रिटर्न ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं हो तो हम उसे ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो बेसिक सी बात है कि रिटर्न ट्रांसफर नहीं कर सकते तो ओरल कर सकते होंगे, पर इसके अंदर कुछ कंडीशंस रखिए। सेक्शन 9 इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये दूसरे सेक्शंस को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे सेक्शन 54 है, सेक्शन 59 है, सेक्शन 107 है, 123 है और 118 है। ये सारे सेक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, सेल से रिलेटेड है, मॉर्गेज से रिलेटेड है, लीज से रिलेटेड है, इन सारे सेक्शन के अंदर हम ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं। इसलिए मैं सेक्शन 9 को इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूं क्योंकि दूसरे सेक्शंस को इन्वॉल्व करता है। और बाकी इसके अंदर एक चीज है, एक कंडीशन है जिसके अंदर हम ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं। वो कंडीशन ये है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी की प्राइस 100 रुपीज से कम हुई तो हम उसका ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये टी शर्ट है, या टी शर्ट अगर 50 रुपीज का है तो मैं इसका ओरल ट्रांसफर कर सकता हूं। अगर ये बुक है, बुक 35 रुपए की है तो मैं इसका ओरल ट्रांसफर कर सकता हूं। हमारे पेन है, हमारी कोई भी चीज जो कि 100 रुपए से कम है, अगर वो उस प्रॉपर्टी की पर्टिकुलर प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल है, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की प्राइस अगर 100 रुपीज या 100 से 1 रुपया भी ज्यादा हुई तो हम उसका ओरल ट्रांसफर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें रिटर्न ट्रांसफर की तरफ भी जाना पड़ेगा और हमें रजिस्ट्रेशन और सारी प्रोसेस जो है सेल डीड या जिस भी मोड का यूज करके हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो हमें करनी होगी। तो सेक्शन 9 सिंपल सा है कि ओरल ट्रांसफर हम कर सकते हैं, बस वो 100 रुपीज से कम होनी चाहिए। या ये सेक्शन दे रखे हैं सेक्शन 54, 59, 107, 123 और 118, इनके अंदर जो भी चीजें आ रही है इनको छोड़ के हम इन चीजों के अंदर हम ओरल ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो है सेक्शन 10। अब जिस अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप मेरी टेक्निक से पढ़ रहे हो, नोट्स जो बना रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो बैक के अंदर जो हेड दे रखा है, जो वर्डिंग दे रखी है, हम उसका बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि सेक्शन 10 ही क्या। सेक्शन 10 कह रहा है कि रिस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसफर, मतलब कि हम ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। सिंपल वर्डिंग्स में क्या तो हम ट्रांसफर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। हिंदी में बोलूं तो ट्रांसफर जब हो रहा है तो उसके अंदर हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं रिस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसफर, मतलब ट्रांसफर करते समय हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो मैं आपको पूरा मैटर समझाने से पहले एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल गौर से सुनिएगा, आपको सेक्शन 10 आसानी से समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है कि एक व्यक्ति है, ए है, ए ने जो है अपनी प्रॉपर्टी किसको सेल करी, बी को सेल करी। उसने अपनी प्रॉपर्टी बी को सेल करी, ए भी छोड़ी, आप और मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको सेल करी कितने में, 15 लाख में। मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको, मैंने अपना जो घर है वो आपको सेल कर दिया कितने में, 15 लाख में। अब मैं आपको जो अपना सील डीड बनाई, जब रजिस्ट्रेशन करा रहा है तो पूरा नोटिस बनता है, मैं अपनी कंडीशन अप्लाई सब कर सकता हूं। तो मैं अपने कंडीशन डाल रहा हूं। क्या कंडीशन डाली मैंने कि मैं अपनी प्रॉपर्टी, जो भी आपका नाम है, आपको XYZ को मैं अपनी प्रॉपर्टी 15 लाख में सेल कर रहा हूं, मगर एक कंडीशन है कि इन फ्यूचर जब भी इनको ये प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो ये उस प्रॉपर्टी को 1 करोड़ से कम में नहीं सेल करेंगे। ये मैंने आपके ऊपर कंडीशन अप्लाई कर दी। तो अब आपको सोचिए कि क्या ये कंडीशन वैलिड है या इनवैलिड है। मैं 2 मिनट रुकता हूं, आप सोचिए पहले। जी बिल्कुल, अगर आप सोच रहे हैं कि ये इनवैलिड है तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये कंडीशन इनवैलिड है। भाई मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बेची, मैंने जब आपको ट्रांसफर कर दिया उसके बाद आप कुछ भी करो वो आपके ऊपर है। अगर मैंने आपको बोला है कि 1 करोड़ में वो प्रॉपर्टी आप आगे जब भी ट्रांसफर करनी 1 करोड़ में ही करोगे, और आपने 2 साल बाद उसको 50 लाख में ट्रांसफर कर दी, और उसके बाद मैं कोर्ट में आपके ऊपर केस फाइल कर रहा हूं कि हमारे पास कंडीशन लगाई थी, इन्होंने मानी भी थी कंडीशन, और इन्होंने 50 लाख में सेल कर दी, जबकि 1 करोड़ की बात हुई थी। तो उसमें कोर्ट का जजमेंट यही आएगा कि कंडीशन इसके अंदर वॉइड हो जाएगी और आप इसके अंदर कुछ नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी उनकी है, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बोल दूं कि आप अपनी प्रॉपर्टी जब भी सेल करेंगे आप सिर्फ इस पर्टिकुलर व्यक्ति को ही सेल करेंगे या मेरे भाई को ही सेल करेंगे, इसके अलावा आप किसी और को सेल नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन भी वैलिड नहीं है। मैं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं ना, कंडीशन के तरीके से मैं आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहा हूं।
तो ये भी वैलिड नहीं है। इसके अंदर कोर्ट का जो जजमेंट आएगा या जो सेक्शन 10 कह रहा है वो सेक्शन 10 सिंपल सी बात कह रहा है कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो ट्रांसफर है वो क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, ट्रांसफर लीगल रहेगा। मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेची, ये लीगल रहेगा, पर वॉइड क्या हो जाएगा, कंडीशन वॉइड हो जाएगी। मतलब कंडीशन इलीगल है, कंडीशन अनजस्टिफाइड है, कंडीशन विल बी वॉइड, ट्रांसफर विल बी वैलिड, कंडीशन विल बी वॉइड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 अगर कंडीशनल रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो। अब इसके जो एसेंशियल एलिमेंट्स है मैं आपको बता देता हूं, आप जो साइड में स्लाइड आ रही है इसमें देख लीजिए जो कंडीशन एलिमेंट्स आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट एलिमेंट सबसे पहले ट्रांसफर होना चाहिए, ट्रांसफर के बाद ही हम बात करेंगे कि कंडीशन वैलिड थी या नहीं। दूसरी बात, जो कंडीशन है वो उस ट्रांसफर से रिलेटेड होनी चाहिए, मतलब मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेची है तो कंडीशन उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही होनी चाहिए, उस ट्रांसफर से रिलेटेड ही होनी चाहिए। जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कंडीशन अनजस्टिफाइड होनी चाहिए। अब अनजस्टिफाइड होनी चाहिए, तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स आ गए। और चौथा जो एसेंशियल एलिमेंट है वो है ट्रांसफर एब्सोल्यूट होना चाहिए, मतलब मैंने आपको जो ट्रांसफर करा है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। उसके बाद मतलब एब्सोल्यूट का मतलब कि जो राइट टू सेल है वो आपके पास आ गया, जितने भी राइट्स मैं एंजॉय कर रहा था प्रॉपर्टी के साथ वो सारे राइट्स आपको आ गए। ये इसके एसेंशियल सारे 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है। आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको लिखना है तो आप इसे लिख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर बार बार एक बात कह रहा हूं कि अनजस्टिफाइड कंडीशन, अनजस्टिफाइड कंडीशन, अनजस्टिफाइड कंडीशन। अब आप सोच रहे हो और आपके दिमाग में अगर बात नहीं आई हो तो मैं आपको बताता हूं, मैं आपको दिमाग में बात लाता हूं, दिमाग में बात लाता हूं कि जस्टिफाइड कंडीशन। अब क्या जस्टिफाइड कंडीशन सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग वैलिड है? अनजस्टिफाइड तो वॉइड हो गई, वो हमने साइड पे बात कर देते हैं, पर क्या जस्टिफाइड कंडीशन वैलिड है? तो जी हां, जस्टिफाइड कंडीशन वैलिड है। उसको हमने नाम क्या दिया है? उसको हमने नाम दिया है पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। एग्जांपल दूंगा मैं, बिल्कुल एग्जांपल से ही समझेंगे, बाकी आपको जो लिखना है वो आपको मैंने एसेंशियल एलिमेंट बता दिया, आप इनको आसान समझ सकते हैं कि ट्रांसफर होना जरूरी है। ट्रांसफर क्या होता है, दो प्रकार पार्टीज ट्रांसफर और ट्रांसफर करते हैं, आपको जो भी मटेरियल है वो आप लिख सकते हैं आराम से, और इन चार प्रकार आराम समझाएंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से पेज आराम से भरेंगे। अब जब हम बात कर रहे हैं बार बार कि क्या पार्शियल रिस्ट्रिक्शन वर्ड है या मतलब लीगल है या नहीं है, सिंपल सी बात, तो हमने अभी पढ़ा है कि हाँ, क्योंकि उसके अंदर जस्टिफाइड कंडीशन अप्लाइड होती है, इसकी वजह से वो वैलिड है। अब एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल से अच्छे समझ में आता है। क्या होता है कि जॉइंट फैमिली जो होती है, जिनकी जॉइंट जो व्यूअर्स है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर जॉइंट फैमिली होगी तो उनके लिए आसान होगा इसे समझना, और जिसकी नहीं होगी उसको भी आसान होगा समझना। ऐसा एक क्या बोलते हैं मामा, माइंड सेट होता है कि जो जॉइंट फैमिली है उसके अंदर जो बुजुर्ग होता है, जो बुजुर्ग कपल होता है वो सबसे नीचे वाला फ्लोर लेता है, और फिर जो बड़ा भाई होता है वो सेकंड फ्लोर, फिर और जो उससे जो छोटा वाला भाई होता है वो उससे बड़ा, उससे नीचे वाला फ्लोर, और जो उससे छोटा होता है उसको सबसे ऊपर वाला फ्लोर दे देता है। हमें बेसिकली हर जगह बेसिक सिचुएशन या मैक्सिमम सिचुएशन में ऐसे ही देखा जाता है। उसके पीछे बेसिक रीजन ये भी है कि एज के हिसाब से कि बुजुर्ग है इतना ऊपर नहीं चढ़ाएगा, इसलिए वो अगर उनको बाहर जाना है तो नीचे से चले जाएंगे, फिर एक बड़ा भाई जब बुजुर्ग नहीं रहेंगे तो वो बड़ा भाई वाले शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे करके चलता है। तो बेसिक रीजन के पीछे ये होता है। अब जब हम एग्जांपल पे जाते हैं कि अब एक घर, ठीक है, उसमें 4 मंजिला घर है, वो जो बुजुर्ग है वो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, फिर फर्स्ट फ्लोर पे फर्स्ट कपल जो उनका सबसे बड़ा बेटा है, जो दूसरे नंबर का बेटा है वो बीच में मतलब सेकंड फ्लोर, और जो सबसे छोटा बेटा है वो थर्ड फ्लोर पे। अब जो दादाजी थे, मतलब जो उनके वो थे, क्या बोलते हैं, हमारे जो बुजुर्ग कपल है, उनके मन में आया कि यार हमारी एज बहुत हो गई है और ये सारे घर हमारे नाम पे, तो हमारी प्रॉपर्टी हम ट्रांसफर कर देते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक जो जिस फ्लोर पे रह रहा है वो उस फ्लोर उसके नाम कर दिया, और उनका एक पोता था तो नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर उस पोते का नाम कर दिया कि मैं हमारे मरने के बाद ये फ्लोर इसका, ये फ्लोर उसका, वो फ्लोर उसका, वो फ्लोर उसका। अब उन्होंने एक जो पूरा डील थी, सेल डीड या हम जिसे वसीयत कहते हैं, वसीयतनामा जो था, उसके अंदर उन्होंने कंडीशन अप्लाई कर दी। उन्होंने कंडीशन अप्लाई कर दी कि तीनों भाई में से या पोते में से अगर उन्हें अपनी मंजिल बेचनी है तो उन्हें सबसे पहले ऑफर किसको देना पड़ेगा? अपने बचे हुए भाइयों को ऑफर देना पड़ेगा। अगर वो भाई उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं या फिर वो भाई जीवित नहीं है तब वो किसी और को ऑफर करेगा। अब आपको सोचिए कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है पार्शियल है या एब्सोल्यूट है? पार्शियल है। वो दादाजी मना तो नहीं कर रहे हैं बेचने से, या यूं तो नहीं बोल रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बेचो, वो बोल रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति को आपको इनको ऑफर देना पड़ेगा। आप पहला जो ऑफर है इनको दीजिए,
अगर ये नहीं लेते हैं, उस ऑफर को नहीं मानते हैं, तो आप अपनी प्रॉपर्टी किसी और व्यक्ति को ऑफर करके बेच सकते हैं। आगे बात समझ में? वापिस अगर आपको समझ में नहीं आया तो वापिस से इस वीडियो को बैक कीजिए और वापिस से एग्जांपल को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा पार्शियल रिस्ट्रिक्शन। पार्शियल रिस्ट्रिक्शन मतलब कि रिस्ट्रिक्शन हम लगा रहे हैं पर वो एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब कि उन्होंने बोला नहीं कि आप बेच सेल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल रहे दादाजी। दादाजी बोल रहे कि सेल करना है, पहले इनसे पूछिए, अगर ये लेना चाहे तो ठीक इनको बेचिए, नहीं लेना चाहे तो आप किसी और को ऑफर कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 11। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 बहुत सिमिलर है, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर सेक्शन 10 और सेक्शन 11 अभी अगर सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल आपको आपकी बात ध्यान रखना है, सेक्शन 10 हमने पढ़ा है कि रिस्ट्रिक्शन रेस्ट्रेंट अगेंस्ट ट्रांसफर, और इसमें आ रहा है कि रेस्ट्रेंट अगेंस्ट एंजॉयमेंट, मतलब कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से ट्रांसफर खराब हो रहा है। और सेक्शन 11 कह रहा है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन जिसकी वजह से हम उस प्रॉपर्टी को जो एंजॉय करते हैं वो एंजॉयमेंट हमारा खराब हो रहा है, हम उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे। सिंपल सी बात है, समझ में आ गई? सेक्शन 11 को हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 11 कह रहा है कि रेस्ट्रेंट अगेंस्ट एंजॉयमेंट, मतलब सिंपल सी बेसिक सी बात है कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी आपको बेची, ठीक है, तो अगर मैं उसमें ऐसी कोई कंडीशन लगा दूं या ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दूं जिसकी वजह से आप एंजॉयमेंट, हमने पहले कंडीशन क्या पढ़ी थी कि कंडीशन जिसकी वजह से आप आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसमें क्या है, इसमें सिंपल सी बात है कि ऐसा रिस्ट्रिक्शन, ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से आप उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो या फिर अपनी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो राइट्स आपके उसे आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। अब इसमें भी सेम चीज होगी कि अगर आपने ऐसी कोई कंडीशन अप्लाई करी है जिसकी वजह से जो एंजॉयमेंट है आप एंजॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो सिंपल सी बात है कि वो रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और ट्रांसफर क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। सिंपल सी बात है। अब एग्जांपल सुनिएगा, एग्जांपल से अगर आपको अभी तक कुछ कंफ्यूजिंग लगा हो या समझ नहीं आया हो तो एग्जांपल समझ में आ जाएगा, और जब एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जाम में अगर आप इलिस्ट्रेशन करके और एग्जांपल डालेंगे तो आपका आंसर भी थोड़ा लंबा हो जाएगा और सामने वाले को भी थोड़ा इफेक्टिव लगेगा और समझने में आसानी होगी कि हाँ बच्चों को इतना सब कुछ पता है। तो एग्जांपल इसमें सिंपल सा है कि एक 100 बीघा की जमीन है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, ये है जमीन, ये 100 बीघा की है, ठीक है। इसमें जो आपको पार्टीशन दिख रहा है ये 50 बीघा होगी या 50 बीघा होगी। अब हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांजैक्शन गलत बोल दिया, ट्रांसफर हो रहा है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। मैं जो ये मेरी 50 बीघा जमीन है, मैंने मेरी 100 बीघा जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया, और जो मेरी 50 बीघा जमीन है ये मैं किसको दे रहा हूं, आपको दे रहा हूं, ठीक है। अब ये 50 बीघा जमीन में आपको दे रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि आप ये 50 बीघा जमीन ले रहे हैं, इस 50 बीघा जमीन की प्राइस है 50 लाख रुपए, ठीक है। आप इस जमीन पे कभी भी कोई भी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि जो दूसरी 50 बीघा जमीन है जो मेरी है, ये आपकी है और ये मेरी है, इस पर मेरा पोएट्री फार्म है, ठीक है। इसे पोएट्री फार्म में अगर आपने बिल्डिंग बना दी, एक मंजिला इमारत बनाई, तो मेरा हवा नहीं आएगी, सनलाइट नहीं आएगी, जिसकी वजह से मेरा पूरा पोएट्री फार्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आपको कानून का नॉलेज है, आपको सेक्शन 11 के बारे में पता है, तो आपने चालाकी करते हुए एग्रीमेंट कर लिया और आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर लिया अपना नाम। उसके बाद आप इसके ऊपर 2 मंजिला इमारत बना देते हैं और मैं कोर्ट के अंदर अपील करता हूं कि यार मैंने तो इन्होंने इसके ऊपर कंडीशन लगाई थी इसके एंजॉयमेंट के ऊपर, और ये तो इसने बना दिया। कोर्ट सिंपल सा बोलेगा कि रिस्ट्रिक्शन ऑन एंजॉयमेंट इज वॉइड पर ट्रांसफर विल बी वैलिड। सिंपल सी बात है, खत्म। आया एग्जांपल समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिए, वापस से सुनिए, आपके समझ में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो सेक्शन 10 में हमने पढ़ा था पार्शियल रिस्ट्रिक्शन, इसके अंदर भी वो चीज है, बिल्कुल सेक्शन 11 के अंदर भी वही सेम चीज है, बिल्कुल। अभी आप 2 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, क्योंकि जो एग्जांपल मैं वापस दे रहा हूं वाला हूं वो इसी 100 बीघा जमीन से रिलेटेड है, 50 बीघा, ये 2 मिनट एग्जांपल, इसलिए 2 मिनट वीडियो पॉज करके सोच लीजिए वो वाला जो पुराना एग्जांपल हमने सोचा था वो क्या था। वापस से बता दूं, 100 बीघा जमीन 50 और 50 मैंने आपको बेची, 50 पे रख रहा हूं। इसमें मैंने पूरा क्या बोला कि आप एक भी इमारत खड़ी नहीं करेंगे आपके एंजॉयमेंट के ऊपर, आपने बिल्कुल रहने नहीं आएंगे, खाली मैं आपको दे रहा हूं, और आगे आपको बेचना हो तो बेचिए, बाकी आप बिल्कुल भी इसको एंजॉय नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा पोएट्री फार्म है, जो कि कोर्ट ने क्या बोल दिया कि ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। अब अगला एग्जांपल जो कि मैं बोल रहा हूं पार्शियल रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड, सिंपल एक पॉइंट बता देता हूं मैं, सुनिए 2 मिनट, एक पॉइंट बता देता हूं कि
अगर रिस्ट्रिक्शन इंजॉयमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन किसने लगाई है, गवर्नमेंट ने लगाई है, तो वो वैलिड रहेगी। मैं इसका एग्जांपल देता हूं कि हमारे गवर्नमेंट के द्वारा फॉर एग्जांपल कि जो हमारे रेसिडेंटल एरियाज होते हैं, जहां पर हमारी सोसाइटीज होती है, जहां पर लोग बाग रहते हैं, जहां पर घर बनाने की अनुमति रहती है, उस जगह पर सरकार का रिस्ट्रिक्शन देता है कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं बना सकते, फैक्ट्रीज खड़ी नहीं कर सकते, इंडस्ट्रीज खड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि ये रेसिडेंटल एरिया से जहां पर कमर्शियल वर्क अलाउड नहीं है। अब ऐसे में अगर आप वहां पर कमर्शियल वर्क खड़ा कर देते हैं, वहां पर फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज बना देते हैं जाके रेसिडेंटल एरिया से, जो कि कमर्शियल वर्क के लिए मना ही है, तो वहां पर सरकार आपके ऊपर केस लगा सकती है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी सरकार के पास जा सकती है, या फिर आपको जो भी जुर्माना है या फिर जो भी सजा है वो मिल सकती है। तो गवर्नमेंट के द्वारा अगर एंजॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है तो वो वैलिड है, पर किसी इंडिविजुअल या फिर जो हमारा दूसरा पहला वाला ओनर है उसके द्वारा अगर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी वो वॉइड है। आगे समय अब आया था पार्शियल रिस्ट्रिक्शन या पार्शियल रिस्ट्रिक्शन ऑन एंजॉयमेंट। ये हमारी 100 बीघा जमीन है, सेम 50 बीघा 50 बीघा, ये 50 बीघा मैं आपको बेच रहा हूँ, ये 50 बीघा में मैं रहता हूँ। पिछली बार हमने क्या करा था, पिछली बार हमने बोला था, कंडीशन अप्लाई करी थी कि आप एक भी मंजिल खड़ी नहीं करेंगे। जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमें 4 इमारत खड़ी करने की, नॉर्मली 4 इमारत आप किसी भी घर की खड़ी कर सकते हो, ऐसे हमारी गवर्नमेंट हमें परमिशन देती है। अगर आप उसे अदा करते हो तो आपको अलग से पैसे, आपको अलग से फॉर्मेलिटीज और टैक्स सब भरना पड़ता है, बाकी 4 इमारत आप खड़ी कर सकते हो। तो मैं आपको जब ये बिल्डिंग बेच रहा हूँ तो मैंने कंडीशन अप्लाई करी कि यार अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है तो आप इसमें खाली 2 मंजिला इमारत ही खड़ी कर सकते हो। उसके पीछे क्या रीजन, 2 मंजिला इमारत खड़ी है, हवा नहीं आएगी, सनलाइट नहीं आएगी, ठीक है। पर मैंने आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, पर ये पार्शियल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक भी इमारत खड़ी नहीं करो पहले से ही, मैं बोल रहा हूँ कि आपको बनाना है घर तो आप 2 मंजिला इमारत बनाओ, उसके अलावा आप बिल्कुल भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो। आपने भी सोचा कि हाँ ठीक है, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा हस्बैंड है, हमारा एक इकलौता बच्चा है, वो भी बाहर है, वो भी कभी कभी आएगा, वो नहीं रहने आएगा, तो भी हम 1 मंजिल से 2 मंजिल बना लेंगे, और आपने प्रॉपर्टी लेकर खरीद ली। उसके बाद अगर आप 2 से 3 बनाते हो तो कोर्ट में मैं अपील करने का मेरे पास पूरा राइट है कि मैं कोर्ट में आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं, क्योंकि जो कंडीशन थी वो पार्शियल थी, और पार्शियल कंडीशन आपने मानी है, और मानने के बाद आपने ट्रांसफर करा है। आगे ये बात समझ में कि सेक्शन 10 कहता है कंडीशन कि ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से मैं आगे ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं, जो मेरा राइट टू सेल है वो चला गया है मेरे पास से, मतलब राइट टू सेल में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सेक्शन 10 कहता है। सेक्शन 11 कहता है कि वो प्रॉपर्टी मैं यूज नहीं कर पा रहा हूं, उस प्रॉपर्टी को मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं, बेचने की बात तो दूर, मैं उस प्रॉपर्टी को एंजॉय नहीं कर पा रहा हूं। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने सेक्शन 8, 9, 10, 11 चारों सेक्शन को सिंपल तरीके से हमने कर लिए हैं। वापस आपको प्रॉब्लम आए तो वीडियो पूरी पीछे जाकर वापस से देखिए, आपको बिल्कुल सही साथ समझ में आ जाएगा। कॉपी लेके बैठिए, इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए, जो एलिमेंट्स में बता रहा हूँ, जो भी चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ लिखिए, आपको उसी को थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में आपको समझाना है एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और जो चीजें मैं समझा रहा हूँ अगर आप वही समझा देंगे किसी इंटरव्यू या कहीं में भी, तो भी वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। वो अगर आपको मेरी वीडियो इफेक्टिव लग रही है और मेरी जो पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको इफेक्टिव लग रहे हैं, एग्जाम्पल इफेक्टिव लग रहे हैं और समझाने का तरीका इफेक्टिव लग रहा है, तो आप सेम चीज यूज कर सकते हैं जब भी आप किसी को समझा रहे हैं या किसी के सामने बात कर रहे हैं, जाकर अपना इंटरव्यू कुछ भी दे रहे हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव वे में जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जिस कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट है आपको उस हिसाब से उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में समझाना है। जहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आता है 1 मार्क में समझेगी, जिसकी जैसे हमारे कॉलेज में एक क्वेश्चन आता है 20 मार्क्स का, तो आपको 20 मार्क्स के हिसाब से 8 से 10 पेज के हिसाब से आपको समझाना है। सिंपल तरीके से हमने सेक्शन सारे समझ लिए हैं। 5, 6, 7 पिछली वीडियो में समझे थे, 8, 9, 10, 11 इस वीडियो में समझ लिए। सेक्शन जो आगे हमारा आने वाले हैं, मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन ही वीडियोस में कवर करूंगा, और एक लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा, वो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि उसके अंदर जो हमारे सेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम 1-2 मिनट में समझ लेंगे खाली नॉलेज के हिसाब से। बस अब अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आई हो, आपको लगा हो कि आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप मैंने डिस्क्रिप्शन में भी और हमारे जो चैनल का जो अबाउट सेक्शन है उसके अंदर में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी अब दे रखी है, आप उसमें भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी बिल्कुल उस पर ध्यान दूंगा और आपको सोल्यूशन बताऊंगा जो भी आपको प्रॉब्लम फेस हो रही है, जो भी आपके क्वेश्चंस है। और हम महीने में 1 या 2 बार Q&A भी करेंगे, जिसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स हैं हम उसे ले लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। आपको जो भी पूछना है मुझसे रिलेटेड या मेरे पढ़ाई से तरीके से रिलेटेड या नोट से रिलेटेड, तो हम
वो भी कर लेंगे। और बहुत जल्द हमें वेबसाइट भी बनाने वाले हैं जिसके अंदर जो भी हमारे नोट्स है वो स्लाइड्स के जरिए हम उसमें डाल देंगे ताकि आपके लिए